हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा क्या? ओके फाइन. समवन इज सेइंग योर साउंड इज डिफरेंट. ओके फाइन, ठीक है. अलग है मतलब? अच्छा. नहीं नहीं यार, मतलब आई एम फाइन. नॉर्मल पता नहीं, हो सकता है कुछ एको वैको के कारण ऐसा हो रहा होगा, बट आई एम फाइन. चलो. बट तुमको क्लियरली वॉइस तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ, फिर ठीक है. ओके फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंबशन रिएक्शंस. कंबशन रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा स्लो आ रहा है मेरा वॉइस. ओके. कंबशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? कंबशन रिएक्शन का मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी भी कार्बन वाले कंपाउंड या कोई भी एक एलिमेंट है, उसका O2 के साथ रिएक्शन करवाना. कंबशन का सिंपल मीनिंग क्या है? उसका रिएक्शन करवाना है O2 के साथ. जनरली कंबशन रिएक्शंस तुम्हारे पास एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बट वो अभी अपना कंसर्न नहीं है. सिंपल क्या है? बर्निंग विथ O2. अगर तुम C2H4 को कभी भी तुमने हाइड्रोकार्बन का अगर तुम कभी भी कंबशन करवाओगे, तुमको हमेशा मिलेगा CO2 एंड H2. CO2 भी फॉर्म होगा एंड H2 भी फॉर्म होगा. इसकी बैलेंसिंग एक बार देख लेते हैं. इसके बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो. तो CO2 के आगे क्या नंबर लिखना होगा? रिएक्टेंट साइड यू हैव टू कार्बन. प्रोडक्ट साइड CO2 में यू हैव ओनली वन कार्बन. तो क्या लिखना होगा उसके अंदर? टू टाइम्स ऑफ CO. ऑन रिएक्टेंट साइड यू हैव फोर हाइड्रोजन एंड ऑन प्रोडक्ट साइड यू हैव कितने हाइड्रोजन? तो यहाँ पर भी टू. प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है? सिक्स. और रिएक्टेंट साइड कितने? टू. तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? थ्री से. जब भी तुम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो ना, तो ऑलवेज ट्राई के ऑक्सीजन को सबसे बाद में बैलेंस कर. इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वर्कआउट कर जाता है. अगर किसी को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को एंड सेकंड लास्ट में हाइड्रोजन को. मैक्सिमम ऐसे रिएक्शंस बैलेंस करने से थोड़ा इजियर हो जाता है. दैट्स इट. सबसे लास्ट में ऑक्सीजन एंड सेकंड लास्ट पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबसे लास्ट में करना होता है. चलो. नाउ इफ यू हैव द CXHY, रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन है? X. और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? वन. तो क्या इसको मैं X से मल्टीप्लाई करूं? रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है? Y. प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है? टू. किससे मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस करने के लिए? अरे Y से कैसे करेंगे बच्चे? रिएक्टेंट साइड Y है, प्रोडक्ट साइड टू है. Y/2 से करना पड़ेगा ना. तभी तो Y/2 टू से मल्टीप्लाई होके Y मिलेगा. यस. तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है इन टर्म्स ऑफ X एंड Y? प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? ओके. अच्छा, 2x के साथ साथ और भी तो है. यहाँ पे CO2 में कितना हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ X. और H2 में कितना हो जाएगा? Y/2. 2x प्लस Y/2. तुम टू को कॉमन ले लो. ठीक है. अच्छा, Y/2 की जगह X कैसे लिख सकते हो यार? Y/2 X के इक्वल थोड़ी है. क्या यहाँ से अगर मैं टू कॉमन ले लूंगा तो क्या यहाँ पर ऐसा आ जाएगा? यस. अब रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है? दो.
और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई 4। तो O2 को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट वो बैलेंस हो जाए? O2 को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट वो बैलेंस हो जाए? क्या O2 को मैं अगर x प्लस वाई बाई 4 से बैलेंस करूंगा तो x प्लस वाई बाई 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई बाई 4 इंटू 2। तो 2x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे पास बैलेंसिंग किसी भी हाइड्रोकार्बन का। एक काम कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो और y का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो, x 2 और y 4 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये यहाँ पे देखो 2 प्लस 4 अप बाई 4, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4/2 है। यस। फिर से देख लो यार, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहो यार, ऐसे मत करो क्योंकि सिंपल सी चीज है एंड फिर से रिपीट करने को बोल रहे हो। क्या कार्बन का बैलेंसिंग सबको समझ में आया? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, जिसको भी डाउट है वो मैसेज करो यार, बाकी जिनको समझ में आ गया ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? तुमको यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड भी तुमको वाई चाहिए और 2 पहले से है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो वाई आएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं H2O में? तो टोटल ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2x प्लस वाई बाई 2। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 2, सॉरी। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2। तुमको यहाँ पर भी कितने चाहिए, 2x प्लस वाई बाई 2 चाहिए, पर 2 पहले से है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट तुमको 2x प्लस वाई बाई 2 मिल जाए? क्या x प्लस वाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तभी तो 2x प्लस वाई बाई 2 मिलेगा, ये सुन शॉन। यस। वेरी शॉन, शॉन का डाउट था वही गायब है। अरे तेरे को 2x प्लस वाई बाई 2 चाहिए ऑक्सीजन, ये समझ में आता है तुझे? तो एक बार यहाँ पे अगर तू x बार वाई बाई 4 को मल्टीप्लाई करेगा O2 से, तो ऑक्सीजन के एटम को ऐसे ही लिखूंगा ना, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई 4। यस। तभी तो 2x प्लस वाई बाई 2 आएगा। यस नो? ओके ठीक है। तो तुम नॉर्मली भी बैलेंस कर सकते हो, तुमको इन जनरल ये भी याद रहता है तो ये भी इनफ है, मतलब ये भी अच्छी चीज है। ये कंबशन रिएक्शन जब भी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन अगर होगा तो इसके तरीके से तुम बैलेंसिंग याद भी रख सकते हो। अगर तुमको एकदम जल्दी से इसको बैलेंस करना है तो बताओ, यहाँ पर तो नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 3 प्लस 8/4, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 8/2, क्योंकि यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x 3 है, तो y कितना है 8। यस? यस नो? तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, 5/2, 3।
क्लियर है सब? क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? नाउ यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। C2H6 का तुमने O2 के साथ कंबशन करवाया, यू आर गेटिंग CO2 and H2. To get 11.2 liter of CO2 at NTP, you want to get 11.2 liter of CO2 at NTP. You required volume of O2 required कितना होगा NTP पे, and weight of hydrocarbon कितना required होगा? वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना रिक्वायर्ड होगा एंड वॉल्यूम O2 का कितना रिक्वायर्ड होगा एनटीपी पे। ये दो चीजें तुमको फाइंड आउट करनी है। क्या आएगा? मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा? मोल्स ऑफ CO2 तो कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा 11.2 लीटर। सॉरी, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो यहाँ से 0.5 आ जाएंगे मोल्स। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो 2, 3, 4, 7, तो ये 7/2 आ जाएगा। यस, तो 7/2 आ गया। तो अब अगर उसके 0.5 मोल्स है, हाफ मोल्स है, तो O2 के मोल्स कितने होंगे पता? मोल्स ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? मोल्स मोल्स बच्चे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने 2, 7, 2, 4, 6 लिया, उससे कुछ आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोल्स ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? 7/8। यस। और मोल्स ऑफ C2H4H6 कितना रिक्वायर्ड होगा? क्या 1/4 होगा? यस, 1/4। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? स्टोइचियोमेट्री जिसका फाइंड आउट करना है अपॉन जिसका गिवन है इनटू मोल्स जिसके गिवन, तो वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ O2 का? यार ईशान, अब ये चीजें अगर तू पूछेगा ना अभी तो प्रॉब्लम होगा यार। स्टोइचियोमेट्री O2 का 7/2, स्टोइचियोमेट्री CO2 का 2 इंटू मोल्स CO2 के हाफ, 7/8। ईशान, यार ये तो मत पूछना यार।
वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता है मोल्स इंटू 22.4, 19.6 या 8 के 19.6। वेट चाहिए हाइड्रोकार्बन का, मोल्स पता है, बताओ वेट कितना होगा? वेट क्या होता है? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं? 1/4। और हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इट्स 30, 7.5 ग्राम्स। सिंपल सा प्रॉब्लम था, ऐसे प्रैक्टिस के लिए करवाया, इसमें कुछ भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं था, सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये लास्ट टाइम प्योरिटी वाला एक क्वेश्चन अपन करना भूल गए थे, तो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सैंपल का वेट दे के रखा है और KClO3 को हीट कर रहे हैं। मैं रिएक्शन नहीं बता रहा क्योंकि मैं KClO3 के हीटिंग का रिएक्शन बता चुका हूँ। मैंने KClO3 के हीटिंग का रिएक्शन बता दिया है। इस बार सैंपल का वेट दे के रखा है, प्योर KClO3 कितना है वो मुझे नहीं पता है। वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ द सैंपल। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट 122.5, 122.5। ओके प्रियांश, ओके धीर, प्रियांश, शिमंथा, जेनिल, गार्गी, रुतिका, क्रिश, वेरी गुड। तनिषा, गुड। आदित्य, गुड। चलो, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। सिंपल सा प्रॉब्लम था, मेंस लेवल का प्रॉब्लम है, मतलब ज्यादा कुछ। अभी तक अपन जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी ये मेंस लेवल से थोड़ा सा स्लाइटली अबव होगा। अभी नेक्स्ट जो भी एक दो लेक्चर है, कल का लेक्चर जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। तो अगर तुम KClO3 को हीट करोगे तो यू विल गेट KCl प्लस O2। इसका बैलेंसिंग 3/2। तुमको इसके वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ O2 इज गिवन, इट्स 2.24 लीटर। From there you can find out the moles of O2. Moles of O2 would be 2.24 divided by 22.4, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 moles। तो from there you can find out the moles of KClO3, moles of KClO3। moles of KClO3 कितना आ जाएगा? KClO3 का स्टोइचियोमेट्री अपॉन O2 का स्टोइचियोमेट्री इंटू O2 के मोल्स। तो यहाँ से ही आ जाएगा, इट्स 2/3 इंटू 0.1। From there you can find out the weight of KClO3। इसको तुम 2/30 लिख सकते हो।
वेट ऑफ KClO3 हो जाएगा इट्स मोल्स ऑफ KClO3 into molecular weight of KClO3. From here you will get 1.86 1.16 gram. But we want to find out the percentage purity. तो अगर तुमको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ प्योर इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल into percentage purity upon 100. But right now we want to find out the percentage purity. तो percentage purity क्या हो जाएगा फॉर्मूला, weight of pure divided by weight of sample into 100. वेट प्योर का कितना है 1.16 अपॉन सैंपल का कितना है 10 into 100. From there you will get 81.6%. Answer would be B. चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है ये, अब इस क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक टर्म एक्सप्लेन करना है, उसके बाद वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक गैसियस एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला देके रखा है CnH2n+2। इसको x और y मान सकते हो, बैलेंसिंग जल्दी हो जाएगा। अगर तुमको वैसे बैलेंसिंग करना है तो x की वैल्यू n ले लेना, y की वैल्यू 2n+2 ले लेना, जल्दी बैलेंसिंग हो जाएगा। ऑन एक्सप्लोजन विथ O2 इट विल गिव CO2 एंड H2O भी मिलेगा, उसने लिखा नहीं है बट ठीक है। the volume of O2 required for the complete combustion, complete reaction हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 का रेशियो गिवन है तुमको 7/4। वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 का रेशियो गिवन है कितना 7/4। उसने कहीं पर भी STP और NTP मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। अब एक चीज देखो, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। कभी कभी अगर वॉल्यूम अगर मेंशन ना हो तो जनरली वो जो रिएक्शंस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी गैसियस है, फॉर गैसियस रिएक्शन, तो क्या मैं गैसियस रिएक्शंस के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई कर सकता हूँ? यस यस नो? क्या किसी भी गैसियस रिएक्शंस के लिए क्या मैं PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई कर सकता हूँ? यस। तो गैसियस रिएक्शन अगर कुछ भी STP NTP मेंशन ना हो, यू कैन अप्लाई PV इज इक्वल टू NRT। और कंबशन रिएक्शन जो है इसने मेंशन नहीं किया है, बट ये हमेशा क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो इस क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होनी चाहिए थी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत बार मेंशन नहीं होता है, तो अगर तुमको कोई और वे नहीं दिखे तो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर अज्यूम कर सकते हो। तो अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हो रहा है तो कैन आई सिंपली से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? यस और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? यस। क्योंकि देखो P कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट है, R पहले से ही कांस्टेंट था, तो जिस तरीके से वॉल्यूम वेरी करेगा उसी तरीके से मोल्स वेरी करेंगे। यस। तो जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा, क्या वही मैं ऐसा बोल सकता हूँ वही मोल्स का रेशियो आएगा? यस और? तो इनडायरेक्ट वर्ड्स में मेरे को क्या करके रखा है उसने, मेरे को एक तरीके से मोल्स का रेशियो दे के रखा है। किसके? O2 के मोल्स और CO2 के मोल्स का रेशियो मेरे को दे के रखा है 7/4। एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। या फिर अगर n पता चल गया तो लेट्स से अगर n तुम्हारे पास लेट्स से 5 आया, तो n को 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तुमको इस क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट कर लो या फिर फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो, दोनों सेम टाइप सेम ही क्वेश्चन। सॉरी। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड।
अनिमेश सिंह गार्गी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हैं और वॉल्यूम का रेशियो दे के रखा है O2 एंड CO2 के। और मैंने तुमको एक स्टेटमेंट ये बोल के रखा है, अगर तुम्हारे पास कभी भी तुम्हारे पास अगर वॉल्यूम का रेशियो गिवन दे के रखा है, तो वी अज्यूम दैट कि कंबशन रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, वही मोल्स का रेशियो होगा। जब भी ऐसे वॉल्यूम का मतलब जिस तरीके से मोल्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही वॉल्यूम को सॉल्व करना है, दैट्स इट। एनटीपी जब तक मेंशन ना हो नहीं ले सकते हो। एनटीपी जब तक मेंशन ना हो नहीं ले सकते हो। N2 आ रहा है, यस, एन आई थिंक 2 ही आता है, नॉट श्योर अबाउट इट बट। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है, CnH2n+2, it will give CO2 plus H2O। मैं बैलेंसिंग नहीं बताऊंगा यार बार बार। आई होप सबको ये वाला बैलेंसिंग क्लियर होगा क्योंकि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर है सबको ये? यस नो? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ O2। देखो मोल्स ऑफ O2 और CO2 का रेशियो दे के रखा है, इसका मतलब मेरे को मोल्स ऑफ O2 और CO2 का रिलेशन चाहिए। तो क्या मैं मोल्स ऑफ O2 को ऐसा लिख सकता हूँ, स्टोइचियोमेट्री ऑफ O2 divided by stoichiometry of CO2 into moles of CO2, yes or no? सिंपल, क्योंकि रिलेशन अपन को O2 और CO2 में पता है, तो ये यहाँ से भी जो रिलेशन लिखूंगा O2 और CO2 का रिलेशन लिखूंगा, दैट्स इट। और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3n+1/2n। और मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ CO2 का रेशियो दे के रखा है कितना, 7/4। सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 14 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n+4। यहाँ से आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा, फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा, इट इज C2H6। क्लियर है सबको? ओके, चलो। एक्स और वाई में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज कुछ भी नहीं करना था, बट ये था कि यूज यही था कि पी और टी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के, तो जो वॉल्यूम का रेशियो क्वेश्चन में देख के रखा था तो उसको मोल्स का रेशियो मान लिया। उतना ही यूज था बस। ये सारी प्रॉब्लम्स अपने को करनी है, मतलब नेक्स्ट 2 क्लास में।
और माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं आज लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, ठीक है। एनटीपी होता तो क्या पूछ रहा है शोभम सर? एनटीपी होता तो भी प्रोपोर्शनल नहीं होता है नंबर ऑफ बच्चे। एनटीपी होता तो डेफिनेटली होता है ना यार, भी प्रोपोर्शनल। एनटीपी में तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स के तो हो गई ना यार। सोहम, हेलो, मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या? जस्ट वेट। ओके फाइन, ठीक है। बच्चे एनटीपी होता तो डेफिनेटली, एनटीपी पे तो यार मोल्स, मोल्स क्या होते हैं? मोल्स वॉल्यूम अपॉन 22.4 है ना। तो मोल्स तो वॉल्यूम तो डेफिनेटली मोल्स के प्रोपोर्शनल ही है। उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट मैं इसका हिंट भी तुमको दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, क्या है हिंट दे रहा हूँ, पूरा कंपाउंड नहीं बता रहा। वॉलेटाइल मतलब जिसमें से गैसियस सब्सटेंस बाहर निकल जाते हैं, मतलब हीटिंग वीटिंग करने पे वो बाहर निकल जाएगा। उसका कुछ यूज नहीं है इस कंपाउंड में। इसने क्या बोल के रखा है, एक कोई तो है वॉलेटाइल कंपाउंड, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो मतलब इस बार क्या हो रहा है? एक मिनट, हाँ। ये अभी कर पाओगे क्या? वेट। हाँ, इसको अभी मत करो। ये पीओसी की बात करो। रुको, मैं मीटिंग फिर से एक बार लीव करके ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। जस्ट वेटिंग। अभी भी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? हेलो, नाउ इट्स फाइन। ओके देन, चलो। ओके देन, वो वाले प्रॉब्लम को बाद में करते हैं। तुम पहले इस वाले प्रॉब्लम को करो। इसमें मेरे को तुमको हिंट देना पड़ेगा पहले, उसके बाद तुम खुद अब ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे पास 1 लीटर ऑफ मिक्सचर है, CO एंड CO2 इज टेकन। द मिक्सचर इज पास थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। रेड हॉट चारकोल का मीनिंग क्या है वो भी मैं तुमको बता दूंगा। द वॉल्यूम नाउ बिकम्स 1.6 लीटर्स। कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मतलब देखो यहाँ पे मेंशन किया है ना इसने। अगर तुम ध्यान से देखोगे, सेम कंडीशन का मतलब क्या है? सेम कंडीशन मतलब सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जरूरी नहीं है कि एसटीपी हो, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो? अगर ये कहीं पर भी आ गया ना, जिस तरीके से तुम मोल्स को सॉल्व करते हो वैसे के वैसे वॉल्यूम को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बच्चे क्वेश्चन अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट वेट। एक तो ये चीज है। अब तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास है CO और एक तुम्हारे पास है CO2। एक तुम्हारे पास है CO एंड एक तुम्हारे पास है CO2। दोनों का 1 लीटर है। तो क्या मैं इसको X लीटर अज्यूम कर लूं? यस नो? इसको X अज्यूम कर लूंगा तो CO2 कितना हो जाएगा? एक काम करो, CO2 को X अज्यूम कर लो। इसको X अज्यूम कर लो तो ये कितना हो जाएगा? दूसरा वाला ये 1 - X हो जाएगा, यस। क्योंकि समेशन 1 आना चाहिए। अब इसमें दो चीजें होती है। अगर सपोज तुमने कभी भी
अगर कोई मिक्सचर है CO एंड CO2 का, अगर तुमने इसका कभी भी O2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो O2 के साथ कौन रिएक्ट करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 फॉर्म कर लेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? अगर तुमने O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो वो रिएक्शन कर लेगा कौन सा? O2 CO के साथ रिएक्शन करके CO2 फॉर्म कर लेगा। बट वही अगर सपोज तुमने इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया, बच्चे लोग एक चीज ध्यान रखना, ये गैस है, ये भी गैस है, बट कार्बन जो कोक है, हॉट कोक चारकोल, उसको वो सॉलिड सब्सटेंस है। वो क्या है तुम्हारे पास? सॉलिड सब्सटेंस है। तो इस बार तुम क्या कर रहे हो? तुम रिएक्शन किसका करवा रहे हो? तो जो CO2 है, जो कि गैसियस सब्सटेंस है, वो सॉलिड के साथ रिएक्ट करेगा एंड वो क्या बना देगा? वो CO गैस बना देगा। 2 टाइम्स ऑफ CO गैस बना। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्विंग इजी है, सॉल्विंग कोई डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्विंग बहुत इजी है इसका। बट पहले इस क्वेश्चन को समझो कि क्या क्या चीजें हो रही है। सबसे पहले तो क्या बोल के रखा है? सेम कंडीशन है तो जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो जैसे तुम नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करते हो, वैसे वॉल्यूम को भी सॉल्व कर सकते हो। इसने क्या किया है? मिक्सचर का रिएक्शन करवाया किससे? कार्बन के साथ। कार्बन सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है? तो कार्बन क्या है तुम्हारे पास? सॉलिड सब्सटेंस है, इसका भी यूज है, ये भी मैं तुमको बताऊंगा। बट इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। क्या सबको ये समझ में आता है? यस नो? अब देखो, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या दे के रखा है? अगर मैं T इज इक्वल टू 0 की बात करूं, तो बच्चे लोग CO2 कितना है? जब रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा था, कार्बन को जस्ट ऐड करने से पहले, बच्चे CO कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे CO2 कितना है? X लीटर। बच्चे T इज इक्वल टू 0 पे CO भी तो है, CO कितना है? CO 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स पहले से ही प्रेजेंट है। बच्चे ये सॉलिड है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल? एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस? यस और नो? सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है, अगर सपोज लेट से तुम जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में लेट से तुम्हारे पास जो आईपैड है, आईपैड एक सॉलिड सब्सटेंस है, और जो O2 गैस है, O2 गैस पूरे रूम में है, तो O2 का वॉल्यूम क्या होगा? जो रूम का वॉल्यूम होगा। बट आईपैड गया, जो भी तुम्हारा कंप्यूटर, उसका वॉल्यूम क्या होगा? पूरे रूम के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल होगा ना? यस? ओके। अब कंप्लीट रिएक्शन करवाओ। जैसे ही कंप्लीट रिएक्शन होगी, अगर CO2 X है, तो CO कितना फॉर्म होगा? क्या CO2X फॉर्म होगा? यस और नो? तो यहाँ पे फॉर्मेशन कितना होगा? T इज इक्वल टू 0 पे ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना फॉर्म हो जाएगा? 2X। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा CO का? 2X तो फॉर्म हुआ है, पहले से भी तो कुछ प्रेजेंट था, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? यार शुभम, ऐसे कैसे चलेगा? अगर ये X है, तो वॉल्यूम ऑफ जो मोल का रिलेशन है वही वॉल्यूम का रिलेशन होगा। तो वॉल्यूम CO का स्टोइचियोमेट्री CO का अपॉन स्टोइचियोमेट्री CO2 का इनटू वॉल्यूम CO2 का। यार थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मतलब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं अपन। थोड़ा तो सोचो कि कैसे लिखा है। तो 2X क्या हो रहा है? X से 2X फॉर्म हो रहा है, बट पहले भी तो 1 माइनस एक्स प्रेजेंट था, तो टोटल CO का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस 2X।
1 + x। और क्वेश्चन में ये दे के रखा है, देखो क्या रिएक्शन है। तुम्हारे पास 1 लीटर मिक्सचर है CO एंड CO2 का। वॉल्यूम मिक्सचर को पास किया है एक रेड हॉट चारकोल से, कार्बन से। तो कार्बन के साथ CO2 रिएक्ट करेगा और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम 1.6 लीटर हो गया। तो बच्चे वॉल्यूम क्या है, CO2 का तो है ही नहीं, CO2 तो पूरा खत्म हो गया। कार्बन सॉलिड है, उसका लेना ही नहीं है। इसका मतलब क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 6 = 1.6? यस नो? तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? इसका मतलब CO2 कितना है और CO कितना? परसेंटेज CO2 कितना? इस स्टेप में, किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? उसके बाद अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को फिर से पूछ लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक मिक्सचर है जिसका CO एंड CO2 का 1 लीटर का मिक्सचर है। तो CO2 को अज्यूम कर लिया x लीटर और CO को अज्यूम कर लेंगे 1 - x। उसका तुमने रिएक्शन करवाया कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ कौन रिएक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, और वो CO फॉर्म कर लेगा। ठीक है? जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ, टोटल वॉल्यूम हो गया 1.6 लीटर्स। तो 1.6 लीटर हो गया। उसने बोला है कि वॉल्यूम को जो भी मेजर किया है वो सेम कंडीशंस पे किया है। इसका मतलब सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे किया है। तो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे करोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स के। तो जो मोल मोल का रिलेशन होता है वही वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन होगा, फर्स्ट थिंग। तो ये रिएक्शन लिख लिया, रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया। T = 0 पे जब तुमने कोक ऐड नहीं किया था, उससे जस्ट पहले CO2 का वॉल्यूम मैंने अज्यूम किया है x, तो CO का वॉल्यूम हो जाएगा 1 - x। y क्या मतलब, क्या बोल रहा है तनिष? बच्चे O2 थोड़ी पास कर रहा है तू ईशान, तो इसमें कार्बन पास कर रहा है ना यार। अगर O2 पास करेगा तो तुम्हारे पास वो होगा ना, O2 पास करेगा तो CO रिएक्ट करेगा। और यार तू तनिष क्या पूछ रहा है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, अभी ऊपर बताया ना तेरे को, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसका मतलब जो रिलेशन मोल्स में आएगा वही रिलेशन वॉल्यूम के लिए आएगा। ओके तनिष? ओके, चलो। तो CO2 का तुमने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया, तुम्हारे पास CO गैस बन जाएगा। ये x था इनिशियली, T = 0 पे, वो 1 - x था। बच्चे वो रिएक्शन याद करनी है ध्रुव, ये चीज एग्जाम में कोई बताएगा नहीं। आज के बाद ध्यान रखना है, अगर CO और CO2 का मिक्सचर है तो सिर्फ CO2 ही रिएक्ट करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजनिंग इनऑर्गेनिक में देखेंगे। अभी उतने ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी के लिए ये रिएक्शन याद कर रहे हैं। इसका रीजनिंग भी है, बट उसके लिए बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अभी के लिए क्या याद रखना है, अगर तुम्हारे पास मिक्सचर है, O2 से पास करोगे तो CO रिएक्ट करेगा, कार्बन से पास करोगे तो CO2 रिएक्ट करेगा, दैट्स इट। तो ये x आ गया, ये 1 - x आ गया। तो अगर x वॉल्यूम है तो यहाँ से कंप्लीट रिएक्शन होगा तो CO कितना बनेगा, 2x बनेगा। इनिशियली 1 - x था, 2x और बन गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा। तो 1 + x को किसके इक्वल कर देंगे, 1.6 के। सो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द 0.6। अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन? यस नो? थोड़ा मोल कंसेप्ट स्टार्टिंग से रिवाइज करके आना नेक्स्ट 2 क्लास के लिए।
क्योंकि स्टेप्स थोड़े से मैं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिखूंगा, मतलब डायरेक्ट लिखूंगा तो तुमको समझ में आना चाहिए। अपना स्पीड थोड़ा स्लो हो गया एज कम्पेयर टू एटॉमिक, तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस करो यार। और अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी ले लूँ, सो दैट तुम्हारा टाइम पे सिलेबस फिनिश हो जाए। बच्चे लोग ये रिएक्शन है। या एक काम करो, इसको अभी मत करो, इसको भी एक पार्ट पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, लिमिटिंग रीजन। मैं आज लिमिटिंग रीजन कंप्लीट करने वाला हूँ, जब तक ये होगा उतना अपन आज पढ़ने वाले हैं। भले वो 2 o'clock तक हो, 2 o'clock से पहले हो, जो भी। तो उसके लिए अपन ये चीज करने वाले। लिमिटिंग रिएजेंट का मैं हिंट भी बता देता हूँ कि कब तुमको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है, किसका मीनिंग क्या है। सेम चीज है बट थोड़ा सा एक दो पॉइंट डिफरेंट है। इफ इफ इंफॉर्मेशन, किसका, मोल का, मोल, वॉल्यूम, वेट, नंबर ऑफ एंटिटीज, इज गिवन, इज गिवन फॉर more than one reactant, then always check for limiting reagent, LR। इसका मीनिंग अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से जो अपना स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जो हर चीज में अपन ले रहे हैं, वही सेम रिएक्शन लेते हैं, N2 + 3H2, इट विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3। इसमें ज्यादा कुछ अच्छे ऐसे सम्स नहीं बनते, 2-3 अच्छे सम्स बनते हैं बस। तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने T = 0 पे मैंने बोल के रखा है कि इसके 3 मोल्स हैं, मैंने N2 के मोल्स दे दिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैंने तुमको N2 के मोल्स दिए हैं, तो तुम मुझे बताओ, अगर N2 के मोल्स 3 हैं, ठीक है, तो H2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? H2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए? 9। और NH3 कितना बनेगा? 6। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन तो एक ही चाहिए ना यार, यस और नो? मुझे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर एक रिएक्टेंट की है, एक प्रोडक्ट की है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा उसके बेसिस पे। बट अगर सपोज लेट्स से फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, वो इजी हो समझने में। तो लेट्स से अगर तुमने N2 का 1 मोल लेके रखा है, अगर तुमने N2 का 1 मोल लेके रखा है, तो H2 के मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3। बट क्वेश्चन में क्या करके रखा है, इनिशियली इसके 3 मोल्स नहीं देके मेरे को इसके 4 मोल्स देके रखे। इनिशियली 3 नहीं देके किससे कितने मोल्स देके रखे? 4 मोल्स देके रखे। तो कौन सा जो है वो एक्सेस में है? N2 एक्सेस में है, H2 एक्सेस में है? इसका मतलब एक्सेस में कौन है ये? और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन कम अमाउंट में है? N2।
तो एक चीज ये देखो, जो NH3 बनेगा, N2 जो है वो कम अमाउंट में है, तो जो NH3 की अमाउंट बनेगी वो कौन डिसाइड करेगा? वो N2 डिसाइड करेगा या H2 डिसाइड करेगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो NH3 फॉर्म होगा वो डिसाइड कौन करेगा? N2 डिसाइड करेगा या H2 डिसाइड करेगा? वो बोथ कैसे करेंगे बच्चे? एक एक्सेस में है, अगर वो एक्सेस में है तो N2 पहले ही खत्म हो जाएगा ना यार। बच्चे H2 को कंप्लीट, H2 के 4 मोल्स रिक्वायर्ड होने से, 4 मोल्स रिएक्ट करवाने के लिए N2 ज्यादा चाहिए ना अपने को, बट N2 अपने पास 1 ही है, वो कम अमाउंट में। NH3 कितना फॉर्म होगा वो डिसाइड करेगा। यस, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, बट कुछ लोगों ने H2 बोला। क्या मेरा वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है? फिर 2-3 लोगों का ही प्रॉब्लम? ओके, सही, ठीक। तो मैं एक अगेन एक चीज बोल रहा हूँ क्या, कि अगर सपोज जो लिमिटिंग अमाउंट में है तो H2 रिमेनिंग रह जाएगा, उससे पहले ही N2 खत्म हो जाएगा, तो जो खत्म होगा वही तो डिसाइड करेगा कि NH3 कितना निकलेगा। यस। तो ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना है तुमको, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड, जो लिमिटिंग रिएजेंट है इट विल डिसाइड कि NH3 कितना बनेगा, और इट विल डिसाइड कि H2 कितना रिएक्ट करेगा। तो अब तुम बताओ कि H2 कितना रिएक्ट करेगा? अगर N2 1 मोल है तो H2 कितना रिएक्ट करेगा? 3 मोल। तो H2 रिमेनिंग कितना रहेगा? 4 थे, 3 रिएक्ट कर गए, 1 मोल। बच्चे लोग N2 कितना रिमेनिंग रहेगा? वो तो पूरा ही रिएक्ट कर गया है। और NH3 कितना बनेगा? क्या अगर मुझे सबके मोल्स पता है तो क्या मैं प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मुझे सबके मोल्स पता है तो प्रॉब्लम को आगे वेट को फाइंड आउट कर सकता हूँ, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ, एटम, एंटिटीज, बस खत्म। एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुई? हिंट क्या है? हिंट है, अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे के रखी है तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट चेक करूंगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके बेसिस पे ही सारा कैलकुलेशन करूंगा। दैट्स इट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेंजेस क्या है? सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड जो सारा कैलकुलेशन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही होगा। सर क्या H2 जो रिमेनिंग है वो फिर से NH3 के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, NH3 H2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चे लोग? ओके। बट यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो कभी कभी क्या होता है, चलो ये तो सिंपल सा था यार, मतलब वो सामने से दिख रहा था कि 1 अगर ये है तो इसकी 3 चाहिए, तो वो एक्सेस में है। अगर लेट से, तो इसको चेक करने का सिंपल क्या है, कुछ लोग शायद माइट भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, माइट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। बच्चे ये 3 मोल्स गिवन है और ये 10 मोल्स गिवन है, कुछ लोग डायरेक्टली देख के बता देंगे कि कौन सा एक्सेस में है, कौन सा एक्सेस में है। और अब कौन सा एक्सेस में है? अब कौन सा है एक्सेस में? N2। तो बच्चे लोग ऐसे कब, कुछ कुछ लोगों को विजुलाइज हो जाता है, बट कुछ कुछ लोगों को अगर विजुलाइज नहीं होता है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए क्या करना होता है तुम्हारे पास?
उसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? तुमको कुछ भी इंफॉर्मेशन दे के रखा हो, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर लो। जैसे ही मोल्स मिलेंगे उसके बाद स्टोइचियोमेट्री लिखो। मैं एक और सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मोल्स लिखो, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री N2 का कितना है? N2 का स्टोइचियोमेट्री कितना है? 1। H2 का स्टोइचियोमेट्री कितना है? 3। तो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो। यस। यस, नो। अब रेशियो निकालो, अब बताओ कौन सा अमाउंट ज्यादा है। बच्चे ये सिंपल प्रोसीजर है, इस रिएक्शन को देखना ज्यादा इजी है, बट जब भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन आए, सबसे पहले बैलेंस करो, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो निकालो। जो वैल्यू बड़ी है वो एक्सेस में, और जो वैल्यू छोटा है वो लिमिटिंग रेंज है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चलने के बाद अब सारा कैलकुलेशन ये डिसाइड करें। मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, दो इन्फॉर्मेशन है, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। चेक के लिए क्या है? मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो निकालना है, जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दैट्स इट। डन। क्या सबको ये फंडा समझ में आया? इजी है, सेम वही कैलकुलेशन है। मैं कुछ भी फाइंड आउट करने को बोल सकता हूँ। बच्चे कितने मोल एक्स्ट्रा है वो अपन बाद में, 1 मोल नहीं है, कल गलत बोल रहे हो। बच्चे सोहम अभी तो बताया कि अगर जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सोहम? सोहम लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2। तो N2 कितना रिएक्ट करेगा, NH3 कितना फॉर्म होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? 8 मोल्स या 3 मोल्स? तो फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा, तो कम अमाउंट में है। दैट्स इट। फाइन, चलो। तुम यार यही पार्ट कर लो यार, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही हो गया, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट तो था फाइंड आउट LR। सेकंड पार्ट था moles of N2 reacted। थर्ड पार्ट moles of N2 remaining। फोर्थ पार्ट weight of N2 remaining। फिफ्थ पार्ट volume of NH3 form। ये साथ में प्रॉब्लम कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2। वो चेक कर चुका है। N2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? तनिष यार 3 कैसे करेंगे यार, ये भगवान। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है यार? H2 N2 कितना रिएक्ट करेगा वो डिसाइड करेगा H2। तो तुम भूल जाओ, तुम ये चीज भूल जाओ कि यार ऐसा कुछ डेटा दिया भी है मुझे। जो एक्सेस में है उसको भूल जाओ।
बच्चे 3 लिखा है तो वो पूरा रिएक्ट थोड़ी करेगा यार तनिष। तेरे को इतनी सब कुछ चीजें क्यों एक्सप्लेन की? यहाँ पे 4 दिया था तो 4 रिएक्ट कर रहा था क्या H2? क्या तनिष ऊपर वाले में 4 रिएक्ट कर रहा था क्या? 4 तो गिवन अमाउंट है ना यार। कितना रिएक्ट करेगा वो डिसाइड कौन करेगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो जो भी एक्सेस में है उसको तुम भूल भी सकते हो कि ठीक है ऐसा कुछ दिया भी नहीं है तुमको, सिंपल। तो जो भी एक्सेस में है उसको तुम ऐसे भूल जाओ कि ऐसा कुछ गिवन भी है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे पास 8 मोल H2 है। तनिष तुमसे आंसर चाहिए मुझे। अगर मेरे पास 8 मोल H2 है तो N2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? तनिष, अगर मेरे पास H2 के 8 मोल्स हैं तो N2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे या कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 1 मिनट। जिसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर, जिसके गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री नीचे, इनटू जिसके मोल्स गिवन है वो। यानी एक ही फॉर्मूला बताया मैंने तेरे को। अनिमेश तू खुद सोच यार, जब इनसे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो यूनिटरी कहाँ से कर लेंगे? सोच थोड़ा लॉजिकल। तू कर सकता है, आई नो, मैं भी यूनिटरी से ही करता हूँ, बट जिनसे फॉर्मूले ही अप्लाई नहीं हो रहे, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया मैंने। मोल में सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। एक मोल मोल रिलेशन वाला, उसके बाद एक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एक नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एन, एक वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। बस 4 फॉर्मूले हैं, वो अप्लाई नहीं हो रहे अपने से। अभी भी कोई बोल रहा है सर 2। हे भगवान, पता नहीं 2 कहाँ से उसका आंसर आ रहा है, आई डोंट नो। तनिष, तेरा 1 मिनट कब का फिनिश हो चुका है? क्या है तेरा आंसर? हेलो। ठीक है, 4/3 है, तो अब यार उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो मोल्स ऑफ N2 कितने रिएक्ट करेंगे? क्या सब लोगों को ये समझ में आता है कि मोल्स ऑफ N2 जो है वो 8/3 रिएक्ट करेंगे? यस। तो मोल्स रिमेनिंग कितने रहेंगे? ओके, श्लोक, स्वाति, प्रांजय, गुड। स्नेहिल, गुड। तो इनिशियल कितने थे? 3 मोल्स थे, उसमें से 8/3 रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने? 1/3। तो बच्चे वेट कितना रिमेनिंग रहेगा? अगर मोल्स 1/3 है तो वेट कितना रिमेनिंग रहेगा? 1/3 इंटू 28। तो कितना वेट रिमेनिंग रहेगा? 28/3 ग्राम्स। अब बताओ मोल्स कितने बनेंगे NH3 के? अगर H2 के 8 मोल्स है तो मोल्स ऑफ NH3 कितने फॉर्म होंगे? जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना वो लोग सही आंसर कर रहे हैं। जो लोग रेगुलर नोट्स पढ़ रहे हैं तो उनका रेस्पॉन्स भी अच्छा है, इट्स गुड थिंग। स्टोइचियोमेट्री इसका डिवाइड बाय मोल्स H2 के, सॉरी स्टोइचियोमेट्री H2 का इंटू मोल्स इसके, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 16/3। तो बच्चे लोग एनटीपी पे वॉल्यूम कितना आएगा? 16/3 को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 22.4 कितना आ रहा है इससे? 119.5।
सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो, जो एक्सेस में उसको भूल जाओ। सारी प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। मतलब भूल जाओ कि तुमको 3 मोल्स N2 दिया है, तुम्हारे पास सिर्फ 8 मोल्स क्या है, H2 है। जो लिमिटिंग रिएजेंट उसको भूल सकते हैं। डन। यस नो। नाउ यू हैव MgCO3, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ। क्या कोई बताएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? Mg का HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। OH तो बच्चे पूरा प्रोडक्ट बताना, MgCl2 के साथ साथ कुछ और भी बनेगा, वो भी बताओ। जिसको भी रिएक्शन नहीं पता, जनरली ये रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ब्रेक करो। जैसे ही ब्रेक करोगे तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आता है +2, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज आता है -2, यहाँ पे इस पे चार्ज आता है कितना, -2, यहाँ पे इस पे चार्ज आता है H+, और यहाँ पे इस पे चार्ज आता है Cl-। तो अगर तुम इन दोनों को कंबाइन करवाओगे, और एक बार इन दोनों को कंबाइन करवाओ, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो बन जाएगा MgCl2, और यहाँ पे बन जाएगा H2CO3। और आज के बाद एक और चीज ध्यान रखना, H2CO3 जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो ब्रेक होके H2 और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो फाइनल रिएक्शन क्या होगा, तुम्हारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इट्स MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2। सबसे पहले चेक कर लेना बैलेंस है या नहीं है, उसके बाद कॉपी। अगर तुमको बैलेंस लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन बताया, अभी तक रिएक्शन क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए तुमको इनिशियली 4 मोल्स गिवन है, इसके लिए 6 मोल्स गिवन है। मुझे पता करनी है 3 चीजें, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, वॉल्यूम CO2 का कितना प्रोड्यूस होगा एनटीपी पे, एंड साथ ही साथ एक्सेस, जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में है, इन दोनों में से एक एक्सेस में होगा, तो जो भी एक्सेस में है तो वो कितना, उसका वेट कितना रिमेनिंग होगा। टेक 2 से 3 मिनट का टाइम, सारे सॉल्व करो, सबका आंसर एक साथ देना है। ओके धीर, वी डोंट, मेरे को नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा ना तुमको वो।
84 67 HCl. Okay, maximum people are getting an answer. Okay, very good. चलो let's see. सबसे पहले तो चेक क्या कर सकते हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना। तो इसके लिए बैलेंसिंग करना जरूरी है। ये क्वेश्चन इसलिए देख के रखा है बिकॉज लोग डायरेक्टली बैलेंसिंग करते ही नहीं है और डायरेक्ट देख के बोल देते हैं कि HCl जो है वो एक्सेस में है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं था। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तुमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तुमको कोई भी इंफॉर्मेशन देख के रखा हो, सबसे पहले मोल्स निकालो, उसके बाद स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री इसका कितना है 1, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 2। उसके बाद रेशियो निकालो मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का। जैसे ही मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट, यहाँ से तुमको मिलेगा 4/1 और यहाँ से तुमको मिलेगा 6/2। तो डेफिनेटली ये ज्यादा है, ये ज्यादा होने का मतलब ये जो है वो एक्सेस में है और ये जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट। 1 इज इन एक्सेस और 1 इज इन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो एक लिमिटिंग रिएजेंट में होगा और एक तुम्हारे पास एक्सेस में रहेगा। सारा कैलकुलेशन जो है अब ये डिसाइड करेगा। सॉरी मैंने, हाँ ठीक है, सारा कैलकुलेशन ये डिसाइड करेगा, ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अब तुम्हारे पास सारा कैलकुलेशन 6 मोल से होगा। तो अब तुम बताओ मोल्स ऑफ CO2 कितने प्रोड्यूस होंगे। स्टोइचियोमेट्री ऑफ CO2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ HCl इनटू मोल्स ऑफ HCl, कितना आ जाएगा 3 मोल्स आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा CO2 का, 3 इंटू 22.4, कितना हो जाएगा 67.2। वैसे ही अगर सपोज इसके 2 मोल्स है तो मोल्स ऑफ MgCO3, मोल्स ऑफ MgCO3 कितना रिएक्ट करेगा, स्टोइचियोमेट्री ऑफ MgCO3 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ HCl इनटू मोल्स ऑफ HCl, तो कितने रिएक्ट करेगा, वो भी 3 मोल्स रिएक्ट करेगा। तो मोल्स ऑफ MgCO3 जो एक्सेस है वो कितने रिमेनिंग रहेंगे, 4 मोल्स थे, 3 मोल्स रिएक्ट कर गए, तो रिमेनिंग कितना रहा, 1 मोल रिमेनिंग। अच्छा बट मेरे को तो वेट चाहिए, वेट कितना रिमेनिंग रहेगा, तो वो हो जाएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 84। यस, तो LR कौन है, LR तुम्हारे पास है HCl, वॉल्यूम कितना होगा 67.2 लीटर और वेट एक्सेस कितना है 84। 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बढ़े हैं बस, और कुछ भी नहीं हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के उसके बाद जो एक्सेस में उसको भूल जाओ, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे ही पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व। इजी है। ओके, एक मिनट, लिमिटिंग रिएजेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल सिंपल से हैं बुकलेट वाले, वो अपने अपन यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। तनिष तो क्लास के बाद रुक गया, मतलब देखो क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता है। तेरा इंटरनेट सही है क्या एकदम। अच्छा, CO2 जनरली गैसेस फॉर्म में ही होगा। तनिष तेरा इंटरनेट सही है क्या, देखो सब समझ में आ, सब जो सब सुनाई देता है क्या जो मैं बोलता हूँ। बाकी सब लोग ये प्रॉब्लम करो। रुक यार तनिष, थोड़ा सा रुक, तू क्लास के बाद, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा क्लास के बाद में रुको, अपना माइक ऑन करो और चीजें बताओ। अगेन 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, H2S का भी गिवन है और SO2 का भी गिवन है।
बट SO2 का वॉल्यूम गिवन, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमको पहले मोल्स निकालने हैं, फिर लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना और पता करना है कि सल्फर कितना बने। सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो T इज इक्वल टू 0 पे SO2 के मोल्स कितने हैं? SO2 के मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 11.2 अपॉन 22.4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 0.5 मोल्स। H2S के लिए 2 मोल्स गिवन है। सबसे पहले क्या करना है? मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो फाइंड आउट करना है। इसके मोल्स कितने हैं? 0.5। इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है? 1। इसके मोल्स कितने हैं? 2। इसका स्टोइचियोमेट्री भी कितना है? 2। कौन सी ग्रेटर है? ये। तो ये एक्सेस में, जो एक्सेस में है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगा। अब मोल्स ऑफ SO2 कितने फॉर्म होंगे वो मुझको ये डिसाइड। मोल्स ऑफ सल्फर कितने फॉर्म होंगे? सल्फर का स्टोइचियोमेट्री डिवाइडेड बाय, सॉरी, सल्फर का स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय SO2 का स्टोइचियोमेट्री इनटू SO2 के मोल्स। अगर मैंने पूछा होता कि H2S के कितने मोल्स रिमेनिंग है, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? ओके, ध्रुव, धीर, हर्ष, स्नेहिल, गुड। चलो, हम जस्ट ट्राइंग के बुकलेट की मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाए, जितने भी, क्योंकि अपना स्पीड ऑनलाइन में चीजें कॉपी पेस्ट होने के कारण थोड़ी सी चीजें फास्ट हो रही है, आई नो। बट अगर तुमको स्पीड फास्ट होने के कारण बट समझ में नहीं आ रहा, तो लेक्चर के बाद रुको, चीजें बताओ। बट ये है कि अपन मैक्सिमम प्रॉब्लम क्लास में ही करेंगे। और अपने डाउट्स क्लियर करके जाओ यार, लास्ट टाइम भी मैंने वही चीज रिक्वेस्ट की थी, अभी भी मैं वही चीज रिक्वेस्ट करूंगा। चलो, तुमको रिएक्शन भी देख के रखा है, बैलेंसिंग भी किया है इसका, और आज के बाद जो रिएक्शन क्लास में कर रहे हैं वो याद होना चाहिए। देखो, इसने खुद ने ही बता दिया है क्वेश्चन में कि NaOH क्या है, एक्सेस में है, तो तुमको चेक करने की नीड ही नहीं है। इसका मतलब सिंपल क्वेश्चन क्या है? 27 जो एक्सेस में है उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं करेगा कि कितना फॉर्म होगा H2। डिसाइड कौन करेगा? एल्यूमिनियम। तो भले ही H2O कितना हो, NaOH कितना हो, मुझे उससे नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद ये रिएक्शन याद होना चाहिए सबको। HD, यस। तो मेरे को क्या देख के रखा है? मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है कितना, मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है 27 ग्राम। तो एक तरीके से मेरे को मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम पता है कितना, 27/27, 1 मोल। तो यहाँ से मेरे को मोल्स ऑफ H2 निकाल लूंगा। मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा H2 का स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का स्टोइचियोमेट्री इनटू एल्यूमिनियम के मोल्स। तो 1.5 मोल्स आ गया। तो वॉल्यूम जो होगा H2 का कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 22.4, कितना? 33.6 लीटर। सिंपल, ये आंसर हो गया।
एक बार सिर्फ अप्रोच समझ लो यार, इस टाइप की प्रॉब्लम है बस। ये अभी आई थिंक मैं अभी जो प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ ये थोड़ा सा मेंस लेवल ही है, एडवांस लेवल। एडवांस लेवल प्रॉब्लम बनेगी जब पीओएसी पढ़ेंगे तब। पीओएसी एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, वहां पे थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती है। इजी है, एक ही चीज फिर से वहां पर भी अप्लाई करनी है। लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ये चीज रिवाइज करके आना, जो ये पार्ट बताया था ना, H12H22O11, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने टाइम्स होंगे? कितने टाइम्स होगा मोल्स ऑफ कार्बन? 12 टाइम्स। ये पार्ट सबको पता होना चाहिए, अगर किसी को उसमें डाउट है तो उस टाइप के जितने भी 2-3 सम्स किए हैं वो और ये चीज पता रखना, इसका यूज करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। अब रिएक्शन ये हो रहा है, प्रोडक्ट भी उसने वैसे दे दिया है। रिएक्शन ये हो रहा है, BaCl2 प्लस Na3PO4, यहाँ से तुम्हारे पास बनेगा Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैलेंस नहीं करके रखा है। जिसको भी डाउट है मैं फिर से इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ। नाउ सॉल्व। C D, C D। ओके डी, लेट्स सी। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ये होगा 0.5/3, ये हो जाएगा 0.2/2। डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट 0.5/3 और 0.2/3, इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो लोग BaCl2 बोल रहे हैं लिटरली यार, मतलब कि उनसे डिवीजन नहीं हो रहे। वही यार, मतलब अपने को फाइंड आउट क्या करना है? अपने को ये मोल फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस। इसका स्टोइचियोमेट्री डिवाइडेड बाय, इसका मतलब ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके मोल्स कितने थे? 0.2। ये इसके मोल्स कितने थे? ये था 0.2। ये कितना था? 0.5। इसका मतलब ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका स्टोइचियोमेट्री 1/Na3PO4 का स्टोइचियोमेट्री 2 इंटू Na3PO4। आंसर वुड बी डी।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2SO3 प्रोड्यूस एट STP। नंबर ऑफ मोल्स STP पे क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुमको नंबर ऑफ मोल्स Fe2O3 के फाइंड आउट करना है। तुमको FeS2 दे के रखा है कितना, 600 ग्राम, और O2 तुमको दे के रखा है 800। क्या ये होमवर्क में कर सकते हो? एटॉमिक वेट Fe का कितना आ जाएगा, 56। तुम एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेना SO2 का एट NTP। दो और पार्ट ऐड कर रहा हूँ, एक पार्ट तो ये, और सेकंड पार्ट वेट जो भी है वो एक्सेस रिएजेंट का कितना रिमेनिंग रहेगा। जिसने दोनों इन्फॉर्मेशन वेट की दे के रखी, बट वेट से मुझे कैलकुलेट नहीं करना, मुझे पहले मोल्स निकाल, मोल्स निकाल के फिर मैं चेक करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या ये पोर्शन कर सकते हो? दो सम और है, दो सम्स और करने हैं। फिर अपना लिमिटिंग रीजन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मेरे को आगे और उसको एक्सटेंड नहीं करना। नेक्स्ट पूरा क्लास मोस्टली POAC का होगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। देखो, तुम्हारे पास AC ये यील्ड भी देख के रखा है। A के 10 मोल्स हैं, BE और H एक्सिस में है, BE और H एक्सिस में है, इसका मतलब मुझे इनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यस, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यस और नो? क्या ये मेरे लिए एग्जिस्ट करेंगे? नो। उसके बाद रिएक्शन क्या है, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक्चुअल में अपने पास रिएक्शन क्या है, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेता हूँ, इट्स 3 टाइम्स ऑफ C+D। ये अपन साथ में ही कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो दैट थोड़ा जल्दी हो जाए। 2 टाइम्स ऑफ C, इट विल गिव 4 टाइम्स ऑफ F। और नेक्स्ट है 3 टाइम्स ऑफ F, इट विल गिव 8 टाइम्स ऑफ G। तो ये रिएक्शन देख के रखा है, ठीक है। A के 10 मोल्स दिए हैं, A के 10 मोल्स में मुझे G फाइंड आउट करना है, बट G से पहले अपन सारे पार्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर रिएक्शन 100%, पहले 100% देख लेते हैं अपन, बाद में यील्ड विल्ड करते रहे। तो बच्चे अगर 100% होगा तो C कितना बनेगा? सारे लोग साथ में बताएंगे यार, जो जो पार्ट पूछ रहा हूँ वो अपन साथ में करेंगे। अगर 100 मोल्स, सर 10 मोल्स हैं ये, तो C के कितने मोल्स होंगे, और D के कितने मोल्स होंगे? D के नया क्वेश्चन, C के 15 मोल्स हैं, तो F के कितने होंगे? अच्छा, अगर F के 30 मोल्स हैं तो G के कितने होंगे? 8/3 इंटू, क्या ये पोर्शन सबको क्लियर 100 के रेस्पेक्ट में? बट C के एक्चुअल कितने होंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं C को? C को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यील्ड 20% है रिएक्शन, D को भी 20 से कर लो।
बट सी को यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, तो डी और कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो मोल्स ऑफ डी तो यही हो जाएंगे। यस। अब तुम जी की बात करो, जी अगर 80 मोल्स है तो जी का फाइनल निकालने के लिए उसको 20/100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 40/100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसको 50/100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और no? अब सी की बात करते हैं। ए कितना रिमेनिंग रहेगा, ए कितना रिमेनिंग रहेगा ये बता दो। 20% यील्ड है तो ए रिमेनिंग कितना रहेगा। अब एक चीज ध्यान से सब लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे सी क्या है, प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सी क्या है। तो अगर सी के 15 मोल्स हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा। एक तो मैं 20/100 करूंगा, ये प्रोडक्ट है, और एक मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको। फर्स्ट का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट की यील्ड से तो मल्टीप्लाई, बट सेकंड का वो रिएक्टेंट है। क्या ये सबको क्लियर है। अब एफ की बात करो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड रिएक्शन, और यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पर वो रिएक्टेंट है। तुम मुझे बताओ कि 30 को किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़े। टेक योर टाइम एंड ये चीज बताओ, 30 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या क्या होगा। वो सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है और थर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है। ओके गुड। तो अगर वो सेकंड रिएक्शन का जो है, अगर वो प्रोडक्ट है ना, तो उसको मैं फर्स्ट रिएक्शन के भी यील्ड से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको मैं सेकंड रिएक्शन की यील्ड से भी मल्टीप्लाई करूंगा। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है। एंड जो थर्ड रिएक्शन है उसकी मैं 1 माइनस यील्ड से मल्टीप्लाई कर। बच्चे मैं बोल रहा हूँ जो एफ जो है वो सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अगर वो सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, तो फर्स्ट रिएक्शन पे भी तो डिपेंड करेगा ना यार। अगर सेकंड जैसे एफ जो है, एफ सी पे डिपेंड कर रहा है, बट सी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तरीके से एफ जो है वो दोनों रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना, वो फर्स्ट एंड सेकंड। यस और नो। एफ की बात कर रहा हूँ, इसलिए एफ को जो मैं दोनों यील्ड से मल्टीप्लाई करूंगा, बट थर्ड रिएक्शन में एफ रिएक्टेंट है, तो दो प्रोडक्ट की यील्ड से मल्टीप्लाई करूंगा और थर्ड वाली को 1 माइनस यील्ड से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर। देन ग्रेट। तो ये क्या रहेंगे, इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज द मोल्स ऑफ एफ रिमेनिंग, और ये क्या है, मोल्स ऑफ जी फॉर्म।
क्या मेरा वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? बच्चे जिसको भी अगर सपोज सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है। एक और अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, अपन क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक मैं और होमवर्क दे देता हूँ, लिमिटिंग रीजन कंप्लीट हो जाए। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, मुझे लिमिटिंग रीजन का काफी एक अच्छा प्रॉब्लम ये लगता है। अपने को एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा यार, तो मोस्टली मैं नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में, मोस्टली ट्यूसडे, कभी इवनिंग में लेक्चर रखने वाला हूँ। एग्जैक्ट जो भी टाइमिंग रहेगा मैं बता दूंगा। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। नहीं यार, एक्सटेंड 145 बहुत ज्यादा हो जाता है, तुम फिर उतना ग्रास्प अप नहीं कर पाते। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना। दो प्रॉब्लम होमवर्क में दे के रखना, और माइट भी मैं एक और प्रॉब्लम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आज अपने काफी सम्स कर लिए हैं। तो हाँ, अभी जिसको भी कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते Sir, I have a doubt in one sum of lecture 4. हैं। You have doubt in lecture 4? lecture 4। बोलो। So your one question was there about a mixture containing FeSO4 and Fe2SO4. Yes, Yes, sir, I बोलो। didn't understand this sum. बच्चे अगर FeSO4 के x मोल है तो Fe2SO4 के मैंने y मोल्स मान लिए। यस। Yes, sir. और यहाँ पे SO4 कितना है? यहाँ पे SO4 का ये आ रहा है ना पार्ट, यहाँ पे SO4 1 है। यस। Yes, sir. और यहाँ पे SO4 कितना है? थ्राइस है। तो अगर इसके y मोल्स होंगे तो SO4 आयंस के मोल्स कितने हो जाएंगे? क्या वो 3y मोल्स हो जाएंगे? दिस Yes, इंटू y sir. मोल्स। और बट यहाँ पर तो 1 है तो उसके x मोल्स ही रहेंगे। यस और नो? Yes, sir. नंबर मोल्स अगर x है तो नंबर ऑफ SO4 2 माइनस आयंस कितने हो जाएंगे? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। यस। Yes, sir. और सेकंड वाले में भी क्या होंगे? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। यस। Yes, sir. और क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है कि नंबर जो है SO4 का वो इक्वल है। ठीक है, तो क्या यहाँ Yes, से sir. x और y का रेशियो आ जाएगा 3:1। Yes, sir. यहाँ पे क्लियर है तुमको अच्छे से? Yes, sir. अच्छा, अगर FeSO4 के x मोल्स है तो Fe2 प्लस के कितने मोल्स होंगे आप बताओ? बच्चे यहाँ पे Fe2 प्लस के भी मोल्स कितने होंगे अगर इसके x मोल्स है तो? So हेलो, 1. 1 टाइम्स ऑफ x ना। Yes, sir. और यहाँ पे Fe+3 के कितने हो जाएंगे? So 2 times of y. तुमको रेशियो पूछा तो नंबर कितना हो जाएगा? अगर इसके x है, इसके 2 टाइम्स ऑफ y है, तो नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयंस कितने होंगे? x इंटू एन, और ये कितना होगा? 2y इंटू एन है। यस। Yes, sir. तो रेशियो लिखोगे तो क्या आ जाएगा? x/2y आ जाएगा। Yes, sir. अगर वो x/2y आ गया तो x/y तो पता है ना, 3 है। Yes, sir. 3/2 आंसर आ जाएगा। Yes, sir. Got it. तनिष, आर यू देयर? सर क्या क्या हो गया भाई, कहाँ पे ध्यान है तेरा? सर वो मुझको समझ नहीं आ पा रहा। सर वो जो लास्ट आपने करवाया था ना उसके सेकेंड लास्ट वाला। तेरा ध्यान कहाँ रहता है तनिष? एकदम गायब हो जाता है बीच बीच में। कौन सा संबोल?
सर इसके पहले ऊपर वाला सर, यस सर, ये और वाला। MgCO3 वाला हाँ यस सर। क्या बताऊं इसके अंदर, बताओ। तो उसमें नीचे एन रिमेनिंग सर, उसमें फिर 4 क्यों लिया हम लोगों ने? ये नीचे 4 - 3 मोल आपने किया है ना, वो आपने बोला ना उसमें तेरे को ये समझ में आया कि 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, यस। हाँ सर। तो लेट्स से तेरे को इतना पता है कि इस रिएक्शन में 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बट जो कोई भी लेट्स से कोई इनविजिलेटर है तेरे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया और उसने 4 मोल्स ले लिए, तो 3 यस सर। रिएक्ट कर रहे हैं बट तूने लिए 4 मोल्स है, 4 मोल्स गिवन इंफॉर्मेशन है, तो रिमेनिंग यस कितने रहेंगे? 1 अगर उसने 5 मोल्स ले लिए होते तो रिमेनिंग कितना रहता? 2। तो यही तो किया है, अच्छा एक्सेस वाला कुछ ना कुछ तो रिमेनिंग रहेगा ना, तो रिमेनिंग कितना रहेगा कि रिएक्ट 3 कर रहा है और तूने गिवन 4 लिया, तो रिमेनिंग 1 रहेगा, दैट्स इट। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके देन, चल। और कुछ डाउट है Sir, तुझे? sir, I have doubts in atomic structure. Confused like how we find out the number of Sir, I have moles. doubts in atomic structure, foundation, builder, subject. ओके ओके, एक और किसी You को told क्या that you डाउट है? will solve to it today. यस यस, आई नो आई नो, आई एम सॉल्विंग इट, बट तेरे 4-5 डाउट्स होंगे। एक Find the Started out in क्या this बोल रहे one. हैं? जिसके भी अभी 1-2 डाउट्स हैं इस बार लेक्चर के पहले वो पूछ लो, उसके बाद मैं फाउंडेशन जो भी एटॉमिक का है वो मैं क्लियर करूंगा। Till Yes. the last term, I had got disconnected for 5 minutes, like for like 1/4 of the part. The last one. बच्चे एक बार रिकॉर्डिंग देख लेगा ना, मतलब नहीं समझ में आया Okay, तो sir. पूछ लेना, सिंपल सिंपल है वो, ऐसा Yes, कुछ yes. कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, ठीक है? Yes. ओके, और किसका कुछ इस लेक्चर का डाउट है तो बताओ। So I'm confused like how we find the number of moles. 3 ही तो फॉर्मूले हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एन, और वॉल्यूम अपॉन 22.4। आई वुड सजेस्ट कि तुम लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 का रिकॉर्डिंग भी देखो। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा के रखा है, जो रिकॉर्डिंग है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। अभी मतलब परसों संडे भी है तो एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद किसी सब पार्ट में डाउट आए तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? So I saw the recording, but I'm not understanding of reactions. मतलब रिएक्शंस कैसे, प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं ऐसा? No, sir, the number of moles reacting in the reactions. बच्चे जिसके भी मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर लिखना है। तो लेट्स से मैं कुछ भी रैंडम रिएक्शन लिख लूंगा, लेट्स से मैंने ये रिएक्शन लिख दिया, 8 times of x plus 3 times of y is equals to 5 times of g plus half times of h, ठीक है? Yes, sir. और मुझे लेट्स से इसके a मोल्स दे के रखें, h के a मोल्स दिए हैं और मुझे x के मोल्स निकालने हैं, यही पूछ रहे हो? Yes, sir. x के मोल्स निकालने तो x का स्टोइचियोमेट्री ऊपर लिखो, जिसके गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री डिनोमिनेटर में लिखो, इनटू जिसके मोल्स गिवन है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है? Yes, sir, got it. y के बताओ फिर, y के लिए क्या करूंगा? 3/1/2 into a moles. Yes, 6 moles. खत्म, ठीक है, 6 times of a moles, ठीक है? Yes, sir, got it. Thank you. हाँ शिमंता बोलो। Yes, sir. Sir, this 30 ये 30 वाला सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 30 मॉड्यूल का फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव ना? यस सर। ये क्लास में बताया है ना, मतलब जब डाउट लेक्चर था तो रिकॉर्डिंग भी सेंड किया, तूने नहीं देखा सर क्या? आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। तेरे को 5 दे के रखा है, ठीक है? यस सर। 5 जूल में दे के रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है? यस सर, 1.6 into 10⁻⁻90। जिससे डिवाइड करूंगा ना मैं। यस सर।
कर डिवाइड, कितना आ रहा है? टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये तो मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू दिस वॉल्यूम? अबे तेरे को फ्रीक्वेंसी निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग। ये फोटोन का एनर्जी है, तो इस एनर्जी को क्या h इंटू न्यू कर सकता है? हेलो, यस सर। h इंटू न्यू करेगा तेरे को न्यू मिल जाएगा, अपने फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा ना, h से डिवाइड करेगा तो इस वैल्यू। यस सर। यस सर। ओके, अब तेरे पास क्या है? तेरे पास एनर्जी फोटोन का आ जाएगा कितना? 2.48 आ जाएगा। यस, यस सर। और अगर तेरे को लाइट का वेवलेंथ दे के रखा है कितना? 4500 आर्मस्ट्रांग बोल सकता हूँ उसको। यस सर। यस सर। तो तू मेरे को एनर्जी फाई बता। सॉरी, फाई क्या मतलब, ये पूछ रहा है इसको इजेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब तेरे को एक तरीके से मिनिमम एनर्जी दे के रखा है, तो तेरे को फाई फाई तेरे को दे के रखा है। मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए तेरे को, एक तरीके से फाई दे के रखा है कितना? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, यस सर। यस सर। एनर्जी फोटोन का कितना है? वो हो जाएगा 12400 अपॉन 4500। यस, यस सर। कितना आ रहा है ये? ये आ रहा है 2.75। ठीक है, यस सर। तो आप बता क्या उसका वो ब्लू लाइट जो है उससे फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा? जो ब्लू लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा? सर नो। बच्चे, एनर्जी फोटोन का ज्यादा है। सोच So पढ़ो, it will, हाँ, so sir it will show. वही पूछा है क्वेश्चन। Okay sir.